हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछली वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को देखा। अब हम बात करेंगे एलएएफ और एमएसएफ की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके तरीके अलग अलग हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर एक जैसा पड़ता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टेरेसरी या सेवा क्षेत्र है, तो इसका प्रभाव सभी पर एक जैसा पड़ता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका प्रयोग तब किया जाता है जब अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रभाव डालना हो। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको बढ़ाना है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि किसानों के लिए ऋण के रेशो को बढ़ाना है, तो किसी और सेक्टर में कम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग किया जाएगा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाएगा। तो किसी विशेष क्षेत्र को सुविधा को बढ़ाना है और किसी अलग सेक्टर के अंदर सुविधा को कम करना है। वाइन प्रोड्यूस हो रही है ज़्यादा, तो लग रहा है कि भाई इस तरह के तंबाकू का प्रोडक्शन है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो इस तरह की इंडस्ट्रियों को लोन कम कर दो। तो इस तरह के जो तरीके हैं वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को थोड़ा और देख लें कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। अब ये भी देख लें कि सरकार की प्रतिभूतियां क्या होती हैं। सरकार की प्रतिभूतियां एक प्रपत्र होता है जिस पर सरकार के ऑथराइज अधिकारी के साइन होते हैं, और इसमें ट्रेजरी बिल भी आता है, बॉन्ड्स आते हैं, इक्विटी आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकती हैं। ट्रेजरी बिल जो हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, बाकी बॉन्ड्स हैं, इक्विटी है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, जिसको आरबीआई और कमर्शियल बैंक खरीदते हैं और बेचते हैं। और कमर्शियल बैंक के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना एक बहुत अच्छा निवेश भी है। यदि कमर्शियल बैंक किसी आम लोगों को लोन देते हैं तो पता नहीं लोन वापस आएगा नहीं आएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी को खरीद लेंगे उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए निश्चितता है वहाँ। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए, यदि मंदी की स्थिति है जैसे अब चल रहा है, कोविड-19 के बाद कीमतें गिर गई हैं, उत्पादन, रोज़गार बहुत कम हो गए हैं, बड़े स्तर पर बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट आरबीआई को क्या संकेत कर रही है कि मेरी सिक्योरिटी को आप खरीदो। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा, तो आरबीआई से बड़ी मात्रा में पैसा उठकर किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। और सिक्योरिटी किसके पास आ जाएगी? आरबीआई के पास। तो पैसा कहाँ चला गया? सरकार के पास। अब सरकार उस पैसे को खर्च करेगी, ब्रिज बनाने में, सड़कें बनाने में, कहीं और करेगी, तो उससे बड़ी मात्रा में पैसा जो है आम लोगों तक पहुँच जाएगा। पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन उत्साहित होगा, उत्पादक वर्ग उत्पादन के लिए जो प्रोत्साहित होंगे तो रोज़गार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। और यदि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तेज़ी की स्थिति है, कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी से पैसे को खींचना है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बिकेगी तो उनको कोई संस्था खरीद सकती है, कॉरपोरेट खरीद लेंगे, गवर्नमेंट खरीद लेगी, तो वापस पैसा उन लोगों से खींचकर आरबीआई के पास आ जाएगा या कमर्शियल बैंकों के पास आ जाएगा। तो बड़ी मात्रा में इकोनॉमी से मनी सप्लाई को वापस पुल किया जाएगा, खींच लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ओपन मार्केट एक्टिविटी के जरिए भी
इन्फ्लेशन को या तेजी मंदी को कंट्रोल किया जाता है। हालांकि ओपन मार्केट एक्टिविटी के और भी कई उद्देश्य हैं, लेकिन उसको हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद आता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और दूसरा है MSF, जिसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो देखिए LAF और CRR SLR बैंक रेट, इसमें से ये डिफरेंट कैसे है, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। जैसे किसी व्यक्ति का हेडेक है या कोई और उसके पेन है, तो हम उसके लिए क्विक रिलीफ चाहते हैं कि भाई एलोपैथी ट्रीटमेंट लें। यदि हम आयुर्वेदिक में या होम्योपैथिक में जाएंगे तो हमें समय लगेगा, टाइम लगेगा राहत मिलने में। तो उसी तरह से यहाँ भी इकोनॉमी में भी क्विक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है कि कोई एकदम से महंगाई बढ़ी है, एकदम से कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका तुरंत जो है समाधान होना चाहिए। उसके लिए 1999 के अंदर एक LAF स्कीम लाई गई, जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा गया। इसी के अंतर्गत आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब अपने देखेंगे कि इसमें रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट का मतलब है जब व्यापारिक बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो यदि उन्हें जो उनके पास पैसा है, आम लोगों का जो पैसा डिपॉजिट है और उससे उनका काम नहीं चल रहा है, तो वो RBI से पैसा उधार ले सकते हैं। तो जब व्यापारिक बैंक RBI से पैसा उधार लेता है, तो वो जिस दर पे पैसा उधार लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कमर्शियल बैंक RBI से 2 प्रकार से पैसा उधार लेता है, और भी कई प्रकार हैं। कई समय अवधियों के आधार पे लेता है, अल्पकालीन, अति अल्पकालीन और दीर्घकालीन। जब दीर्घकाल के लिए ऋण लेता है, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, तो उस पर जो RBI इंटरेस्ट लेता है उसे कहते हैं बैंक रेट। और यदि वो अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए RBI से पैसा उधार लेता है, तो उसे उस पर जो रेट लगती है, जो उस पर जो ब्याज दर होती है या इंटरेस्ट रेट होती है, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो और स्पष्ट शब्दों में समझिए कि जिस दर पर RBI अपने व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। तो अब रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, इसका बिल्कुल उल्टा। कई बार कमर्शियल बैंकों के पास नकदी ज़्यादा बच जाती है। मान लेते हैं कि जमाएं खूब हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है, कॉर्पोरेट ने जमा करवा दिया, लेकिन उतने ऋण नहीं लिए गए, तो जो पैसा बचा वो कमर्शियल बैंक अपने पास न रखकर RBI को जमा करवा देती है ताकि इंटरेस्ट मिले। तो उसके बदले में RBI को व्यापारिक बैंक को ब्याज देना पड़ता है। तो वो जो ब्याज वहाँ RBI दे रहा है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। वो जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस प्रकार से रेपो रेट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है या तेजी और मंदी को कंट्रोल करता है। तो देखिए, जब इन्फ्लेशन का टाइम है, महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में RBI रेपो रेट बढ़ा देता है। अब रेपो रेट यदि बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि लोन जो है कमर्शियल बैंकों को महंगे मिलेंगे। जब उनको महंगे लोन मिलेंगे तो ग्राहकों को भी महंगा लोन देंगे। जब लोन महंगा हो जाएगा तो आम लोग लोन लेने के लिए बचेंगे, लोन की डिमांड कम हो जाएगी, कम लोन जाएंगे और मुद्रा का प्रवाह जो है वो कम हो जाएगा। और अपने आप जो है, जब मुद्रा का प्रवाह कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे और कीमतें कम हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और यदि मंदी की स्थिति है, जैसे अब कोविड-19 के ड्यूरिंग में चल रहा है कि भाई महंगाई कीमतें बहुत गिर गई हैं, बेरोज़गारी फैल गई है, मंदी आ गई है, तो ऐसी स्थिति में RBI क्या करता जा रहा है, रेपो रेट को कम करता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हर 2 महीने बाद RBI या फिर RBI की एक मौद्रिक समिति है, मॉनेटरी कमेटी, जो अभी हाल ही में रिसेंटली बनी है, वो हर 2 माह बाद मौद्रिक नीति का विश्लेषण करती है।
और इन इंस्ट्रूमेंट्स में आवश्यकता होती है तो परिवर्तन भी करती है। तो अभी लगातार जो है रेपो रेट को कम किया जा रहा है। जब रेपो रेट को कम किया जा रहा है इसका मतलब है कि अल्पकालीन लोन सस्ते किए जा रहे हैं। जब लोन सस्ते बैंकों को मिलेंगे तो बैंक आगे ग्राहकों को भी क्या देंगे, सस्ते लोन देंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा लोन का प्रवाह बढ़े और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी और कीमतें भी बढ़ेंगी। इस प्रकार से इकोनॉमी में तेज़ी की स्थिति आ सकती है। तो उसके बाद आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मई 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम कह सकते हैं अति अल्पकालीन। ये 48 घंटे के लिए है। यदि एकदम एकाएक किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है बहुत कम समय के लिए, 24 घंटे या 48 घंटे के लिए, इसे ओवरनाइट लोन भी कहा जाता है, तो वो आरबीआई से ले सकता है और वो जिस दर पे लोन लेगा उसको ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ये भी एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इसका भी महत्व है। तो यहाँ हमने देखा अल्पकालीन इंस्ट्रूमेंट्स और दीर्घकालीन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ जितनी भी दरें हैं, चाहे वो CRR है, SLR है, बैंक रेट है, LAF है जिसमें RR और RRR आ गया, और MSF यानी मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो ये सब दरें एक तरफ काम करती हैं। यानी महंगाई के समय में, ध्यान से समझें, इन्फ्लेशन में, महंगाई में इन दरों को बढ़ाया जाएगा और मंदी में, बेरोजगारी के समय में इन दरों को कम किया जाएगा। यदि इन दरों को कम किया जाता है तो उसे सस्ती साख नीति कहते हैं, और जब इन दरों को बढ़ाया जाता है तो उसे महंगी साख नीति कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। धन्यवाद।